बीजेपी के सबसे गालीबाज नेता की तस्वीर देखिए। ये है रमेश विधुड़ी। इनकी जुबान और इनके हाव भाव और इनके विचार इनके कंट्रोल में नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इनको बीजेपी ने कालकाजी विधानसभा से मैदान में उतारा है। लेकिन सोचिए, इनके सामने कांग्रेस पार्टी की अलका लांबा, आम आदमी पार्टी की महिला कैंडिडेट अतिशी मार्लेना जमीनी स्तर पर खड़ी हुई हैं। लेकिन सोचिए किस तरीके से ये आदमी उलूल जुलूल बयान देकर महिलाओं को अपमानित कर रहा है, और उन महिलाओं को जिनका भी ताल्लुक राजनीतिक पार्टियों से है। सोचिए, इन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी के गाल जैसी चिकनी सड़क बनवाएंगे, और उसके बाद ये यही नहीं रुके, उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर एक और बयानबाजी दी। उन्होंने कहा अतिशी को तो अपना बाप का भी नाम नहीं पता, अतिशी ने तो अपना बाप बदल लिया। सोचिए, फिर से इन्होंने एक और विवादित बयान दिया है। विवादित बयान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संसद के अंदर जो इन्होंने करतूतें की वो तो जग जाहिर है। किस तरीके से मुस्लिम सांसद को विवादित टिप्पणी की थी, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था और उनको भरी संसद में जलील किया था। लेकिन बीजेपी ने इनका कुछ नहीं किया। ऐसे नेताओं की जुबान पर ताला लगाने का काम शायद बीजेपी को करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्तर पर नुकसान हो सकता है। अमित शाह के एक बयान पर किस तरीके से बहुजन समाज में पहले ही नाराजगी है, और जिस तरीके से इनके पार्टी के नेता अभिनेता प्रवक्ताओं की जुबान फिसल रही है, महिलाओं को लेके उलूल जुलूल बयानबाजी दे रहे हैं, अनगल बातें कर रहे हैं, इसको लेकर पूरी बीजेपी पर एक सवाल तो उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं? क्या बीजेपी सरकार जो है, जिसका चाल चरित्र और चेहरा होर्डिंग बैनरों पर बड़ा ही वर्चस्वशाली दिखाई देता है, धरातल पे उतना ही खोखला है? सोचिए किस तरीके से रमेश विधुड़ी कह रहे हैं कि अतिशी हिरनी जैसे दिल्ली की सड़कों पर घूम रही है, और ये दिल्ली के सीएम के ऊपर करी गई टिप्पणी है। महिला सीएम पर इस तरीके से बयानबाजी की जा रही है। इससे अंदाजा लगाइए कि विधुड़ी जैसे सांसद अगर सत्ता में आ जाएंगे तो तमाम महिलाओं की स्थिति क्या रहेगी। तमाम महिलाएं, बच्चियां जो तमाम तरीके से अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, वो ऐसे लोगों के सत्ता में जाने से किस तरीके से दहशत के माहौल में रहने लगेंगी। और सोचिए, दूसरी ओर ये हैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। असल में ये अपने आप को राष्ट्रवादी, अपने आप को सबसे ज्यादा इस राष्ट्र के प्रति समर्पित दिखाते हैं, लेकिन इनके अंदर ना राष्ट्रीय और ना ही भारत माता के लिए कोई प्रेम है। इन्होंने कहा कि जब से राम प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान हुआ है, देश को आजादी तब मिली है। सोचिए कैसा देशद्रोही बयान दिया है, कैसा इन्होंने उन तमाम जवानों की शहादत, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष कर इस देश को आज़ादी दिलाई, उन तमाम नामों को दरकिनार कर ये अपने राजनीतिक सिक्के को कैसे चमकाने का काम कर रहे हैं। असल में बीजेपी का जो हिंदुत्व का कार्ड था, बीजेपी का जो मंदिर का मुद्दा था, बीजेपी का जो मुसलमानों के खिलाफ बयान देकर चुनाव बटोरने का जो सिलसिला जारी था, अब वो थम सा गया है। क्योंकि जनता अब जरूरी मुद्दों पर काम चाहती है, बहस चाहती है, और जनता ये पूछना चाहती है कि मोदी जी, आपकी सरकार ने 10 सालों में दिल्ली में क्या, पूरे देश में क्या काम किया? क्योंकि जब जब आपके मैनिफेस्टो की बात होती है, आपके मैनिफेस्टो में पाकिस्तान, जिन्ना, नेहरू, यहाँ तक कि पाकिस्तान की गरीबी को आप लोग लेकर बड़े चिंतित दिखाई देते हैं, जबकि अपने देश में बेरोजगारी का स्तर कितना बढ़ता जा रहा है, इस पर आपका ध्यान नहीं जाता है। और ऊपर से आपकी पार्टी के नेताओं की उलूल जुलूल बयान जो हैं, वो तो आपको मुसीबत में डालने का काम कर सकते हैं। राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला है, और सोचिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोहन भागवत को जमकर खड़ी खोटी सुनाई है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक हालिया बयान को लेकर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस प्रमुख का ये कहना है कि राम मंदिर को अभिषेक के बाद सच्ची आजादी मिली, उनका ये बयान देशद्रोह के बराबर है और हर भारतीय का अपमान है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली में कोटला स्थित नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन के उद्घाटन पर मोहन भागवत को अपना
रिएक्शन दिखाया। राहुल ने भाजपा, आरएसएस और उनके सहयोगी पर व्यवस्थित रूप से भारत के संस्थानों पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी आरएसएस के लोगों को आजादी का दिन इसलिए याद नहीं क्योंकि उनके लोग देश की आजादी में कोई योगदान ही नहीं था। तो सोचिए कैसे सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। चुनाव नजदीक है। दिल्ली के बाद बिहार विधानसभा को लेकर तमाम लोगों की अटकलें, तमाम लोगों की निगाहें जो हैं वो बिहार विधानसभा पर भी हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव भी नजदीक आने वाला है। इन तमाम लोगों को चुनावी माहौल को गरमाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। और देखिए, ये हैं बीजेपी के प्रमुख और गायक किस तरीके से सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया। हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली पर महिला का आरोप, नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म किया, अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करते थे। और तमिलनाडु में यौन उत्पीड़न के आरोप में भाजपा नेता गिरफ्तार हो गए हैं। नाबालिग से अश्लील चैट करते थे, गंदी गंदी बातें करते थे। और सोचिए अब वो पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ एक बड़ा जो है वो पुलिस ने एक्शन लिया है, उन पर एफआईआर। ये हैं बीजेपी के नेता, बीजेपी का गुंडा। अगर पैसे के बल पर जमीन का मुकदमा जीता हो, इस गुंडे की जमीन तो नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट फाइल फिर जानी चाहिए। तो सोचिए किस तरीके से गरीबों की, मजलूमों की जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। असल में ना आपके पास जमीन बचेगी, ना आपके पास रोटी बचेगी, ना रोजगार बचेगा। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा था कि वो आपकी बेटी ले जाएंगे, रोटी ले जाएंगे, जमीन ले जाएंगे, असल में ये चेतावनी थी कि भाजपा के लोग आपके लिए इस देश में असुरक्षा का माहौल बना देंगे। मोहन भागवत ने तो पहले ही कह दिया कि देश को आज़ादी 2014 में मिली। सोचिए इनका किस तरीके से मानसिक संतुलन जो है वो पूर्ण रूप से हिल चुका है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि राम मंदिर बनने पर देश को जो आज़ादी मिली, स्वतंत्रता संग्राम के शहीद और उनके बलिदानों का अपमान है। मोदी जी को लगता है 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने से देश को आज़ादी मिली। ये बातें कितनी शर्मनाक है, इतिहास के साथ खिलवाड़ करती हैं। बीजेपी आरएसएस को आज़ादी की कीमत इसलिए नहीं समझ आती क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में उनका कोई योगदान नहीं था। बहुजन समाज से अपनी जान, घर, सुख, चैन देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दी। मैं मोहन भागवत की इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। तो तमाम लोग जो हैं वो बीजेपी पर भी हमलावर हैं। कैसे मोहन भागवत बयान दे रहे हैं। सोचिए, कभी आरक्षण विरोधी बयान देते हैं, कभी ये दलितों को लेकर कहते हैं, कभी कहते हैं कि देश में दलित और मुसलमान रह सकते हैं। सोचिए, सभी का खून इस मिट्टी में मिला हुआ है। सभी के लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन मोहन भागवत जो हैं वो देश के ठेकेदार बन चुके हैं। असल में इनको ना देश का राष्ट्रीय हित से मतलब है और ना ही देश के प्रति इनकी हमदर्दी है। और ये उलूल जुलूल बयान देकर विवादित बयानों में बने रहना चाहते हैं, जरूरी मुद्दों से जनता को भटकाना चाहते हैं। और सोचिए, जबरन पिलाई शराब, फिर बारी बारी से किया मेरा बलात्कार, मेरी नंगी तस्वीरें और वीडियो बनाई। हरियाणा बीजेपी प्रमुख गायक पर सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि रॉकी मित्तल ने कहा कि वे मुझे अपने एल्बम में हीरोइन के रूप में साइन करेंगे, जबकि मोहनलाल बडोली ने उच्च स्तर पर संपर्कों का हवाला देते हुए मुझे सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया, लेकिन शराब पिलाकर सामूहिक बलात्कार किया। ये है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। सोचिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बीजेपी का गालीबाज नेता महिला मुख्यमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। कभी महिलाओं के शरीर को लेकर टिप्पणी करता है, कभी महिलाओं को उल्टा सीधा बोलकर क्या जताना चाह रहा है। क्या यही है बीजेपी का असली चेहरा जो अब बेनकाब हो चुका है? आरएसएस बीजेपी को पहले ही राष्ट्रीय हित के नाम पर पाखंडवाद ढोंगी पार्टी माना जाता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी को भी महिला सम्मान को किस तरीके से तार तार किया है, ये रमेश विधूड़ी के साथ साथ हरियाणा के तमाम बलात्कार के आरोपी जो हैं वो सीधा तौर से ये साफ कर देते हैं कि बीजेपी में ना गुंजाइश बची है महिला सम्मान की, न देश प्रेम की, न राष्ट्र प्रेम की। इनको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से बयान देकर सत्ता पर काबिज रहना। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और रमेश विधूड़ी के बयान पर आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। वैसे मोहन भागवत का कहना है तो 2014 के बाद देश को आज़ादी मिली। क्या देश पहले गुलाम था या एक विशेष जाति से, विशेष पार्टी से सरकार चलाने वाले लोगों का
समय आ चुका है। इसलिए मोहन भागवत का कहना है कि देश सच में 2014 के बाद ही आज़ाद हुआ है। आप अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।